आवर क्लासरूम। स्टार्ट करिए लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। एज यू नो दैट कि इनर प्रोडक्ट स्पेस अभी हमारा चला हुआ है और हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो वो सभी आपको पता होने चाहिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप उसको देख लो प्लीज़, फिर इस वाली वीडियो पे आना, बिकॉज आज हम उनका कुछ थ्योरम्स करेंगे जो जिनमें ऑर्थोगोनल सेट का यूज़ होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज़ होगा। तो आपको जब ये पता होंगे तभी आप इन थ्योरम्स को कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देख ली है तो ही इस वीडियो को भी स्टार्ट करके देख लेना, ठीक है। नहीं तो एक बार यहाँ पे ही पॉज करो, पहले उस वीडियो पे जाओ, उसको देखो लास्ट वाली वीडियो को, फिर इसको देखना। तो देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। W be an orthogonal set of non-zero vectors। इसने क्या कहा, W हमारा ऑर्थोगोनल सेट है, मतलब कि इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल्स है। सपोज मैंने आपको W दिया U1 U2 UN। अब ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनकी एक दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट, जैसे कि UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी when I not equal to J। ठीक है, मतलब U1 की U2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, U1 की U3 के साथ, U1 की UN के साथ, सबके साथ 0 है। फिर U2 की U3 के साथ भी, U1 के साथ भी, U4 के साथ भी, UN के साथ भी, सभी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। बट इनकी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर U1 की U1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो गई तो डेफिनेशन क्या कहती है इनर प्रोडक्ट की, अगर किसी भी वेक्टर के खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाती है देन दिस वेक्टर शुड इक्वल टू 0, है ना। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, अगर किसी वेक्टर के खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है दैट मीन्स वो वेक्टर हमारा नल वेक्टर है। यहाँ पर हमारे पास वो वेक्टर 0 आ जाएगा। बट उसने खुद ही क्या कहा है कि सेट के अंदर कोई भी वेक्टर 0 नहीं है, ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स। तो अगर आपने कोई भी एक वेक्टर ऐसा ले लिया जिसकी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि उसके अंदर सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। तो आपको ध्यान रखना है व्हेन I इज इक्वल टू J तो हमारी जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं लिख देती हूँ I और UI इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये सभी को याद रखना है। क्लियर? फिर उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, W शुड Li। हमें दिखाने की जो W सेट है ना, दिस इज Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेके चलेंगे एंड वी हैव टू शो कि ऑल द कोफिशिएंट शुड इक्वल टू 0, है ना। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा W का, बिकॉज W इज ए सबस्पेस। तो अगर वो सबस्पेस है तो ऑब्वियसली जब हम U1 U2 UN, नहीं W सिर्फ एक सेट है, तो ये जो वेक्टर होगा ये V का तो होगा ना। जब हमारे पास V वेक्टर स्पेस है, V क्या है, वेक्टर स्पेस, और जो ये वाले सारे एलिमेंट्स है ये भी V में तो होंगे ही, बिकॉज V क्या है, सबसे बड़ा सेट होता है, इसके अंदर से ही हमने W लिया है। तो इन सभी का आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे ये भी V में ही जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। तो दिस इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ V। अब इसकी इनर प्रोडक्ट करके देखते हैं, U1 U2 U3 इन सभी के साथ करके देखते हैं। तो सपोज मैंने इसकी की इनर प्रोडक्ट A1 U1 A2 U2 AN UN। सपोज मैंने इसकी की U1 के साथ, इसके साथ करके देखो तो क्या हो जाएगा। पहले तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे, कोमा U1, फिर A2 U2 की U1 के साथ, फिर AN UN की U1 के साथ, है ना। दिस इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, अपना जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A1, फिर इसको A2 एंड दिस इज AN। अब मैंने आपको अभी बताया था कि वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट तो 0 नहीं है, बाकी सबके साथ 0 है, तो ये भी 0 होगा।
इससे अगला वाला भी 0 होगा, लास्ट वाला भी 0, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो A1 U1 इज इक्वल टू 0 है ना। अब दिस इज नॉन जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ये नॉन जीरो है और इसके साथ प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स A1 को 0 होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट 0 पॉसिबल है ना। तो मैंने देखा कि व्हेन मैंने U1 से मल्टीप्लाई की तो हमारा A1 0 आ गया। अब आप A2 से करो इनर प्रोडक्ट, जैसे ही आप A2 से करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हेयर इज ऑल्सो, सारी जगह 2 लिख दो। फिर आपको पता है कि U1 की U2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, U2 की U2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं होगी, दिस इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब की बार आपके पास A2 बचेगा, फिर A2 0 हो गया, तो यहाँ से मुझे A2 भी 0 मिल गया। तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही है इन जनरल कि अगर आप जिस भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे उसका ही स्केलर हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं अच्छे से कि इसको आप समीशन की फॉर्म में लिख दो, समीशन I फ्रॉम 1 to n AI UI, अगर आप इसकी इनर प्रोडक्ट कर रहे हो सपोज UJ के साथ, तो आपके पास जो AJ है वो क्या आ जाएगा, 0। 1 से की तो A1 0 आया, U2 से की तो A2 0 आया, UJ से करोगे तो AJ 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सारे सेपरेट, पहले मैंने U1 रखा, फिर U2, फिर U3 और फिर लास्ट में मैं UN रखूंगी, तो मुझे सारे स्केलर्स 0 मिल जाएंगे, है ना। तो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने ओपन करके दिखा दिया आपको कि अगर आप U1 से करोगे तो कैसे A1 0 आया, U2 से करोगे तो कैसे A2 0 आ रहा है, एंड UN से करोगे तो कैसे AN 0 आएगा। तो हमारा काम यही था कि ऑल स्केलर्स को आप 0 दिखा दो, तो हमने सारे स्केलर्स 0 ही दिखा दिए हैं। और जैसे ही सारे स्केलर्स 0 दिखा दिए तो इसका मतलब जो हमारा W है दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है अपनी, W हमें एक सेट गिवन है x1 x2 xn, और ये इसमें भी देखो वही कंडीशन गिवन है, ऑर्थोगोनल सेट है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अगर ऑर्थोगोनल सेट है तो UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी व्हेन I नॉट इक्वल टू J, एंड UI की UI के साथ इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 होगी ऑलवेज। देन उसने क्या कहा है कि V कोई एलिमेंट है, वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का Y, और Y उसने कहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ W, स्पैनिंग सेट में से हमने लीनियर स्पैन में से Y एलिमेंट पिकअप किया है। तो स्पैन का मतलब क्या होता है कि जो Y है इसको मैं W के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, बिकॉज जो हमारा LW होता है इसका मतलब क्या होता है, W के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें सारे इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, A1 x1 A2 x2 AN xn, where AI's belong to fit। तो मतलब कि x1 x2 xn के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, वो सारे के सारे किस में होंगे, LW में होंगे। अब उसने क्या कहा, Y हमारा LW में है, तो इसका मतलब Y भी इसी टाइप का होगा ना, x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा। तो मैं Y को ऐसा ही मान लेती हूँ, A1 x1 A2 x2 AN xn, ये हमने मान लिया। अब हमारा काम क्या है, हमें यही दिखाना है कि Y इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ xi, I की वैल्यू 1 to n। इसको आप ओपन करोगे ना तो देखो ये प्रूव करना अपने को, Y इज इक्वल टू YW1 x1 का स्क्वायर x1 फिर प्लस YW2 बाय नॉर्म ऑफ W2 का स्क्वायर x2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर W, रुको एक मिनट, हाँ xi आएगा x, तो यहाँ पर भी आप x लिखो, x1 x2 एंड लास्ट वन इज y xn
नॉर्म ऑफ xn का स्क्वायर xn। वी हैव टू प्रूव दिस। तो हमने मान तो लिया ही ऐसा, अब हमारा काम क्या है कि a1 की वैल्यू ये आनी चाहिए, है ना, a2 की वैल्यू ये आएगी और an की वैल्यू ये आनी चाहिए, बिकॉज x1 x2 xn तो हमारे आ ही गए ना। तो अब हमारा काम है कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना। तो जैसे मैंने अभी अपनी लास्ट वाली थ्योरम में करके दिखाया आपको, वैसे ही करना है, क्योंकि हमें चाहिए y का इनर प्रोडक्ट x1 के साथ। तो आप बोथ साइड क्या कर दो, इनर प्रोडक्ट कर दो x1 के साथ। y की इनर प्रोडक्ट x1 के साथ करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 x1 a2 x2 an xn, और इसकी इनर प्रोडक्ट x1 के साथ। अभी जैसे लास्ट थ्योरम में किया था, पहले इनको सेपरेट करो, फिर ऐसे a2 x2 x1 एंड लास्ट वन इज an xn x1। फिर हम कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो a1 बाहर आ गया, यहाँ पर a2 एंड लास्ट में an। फिर हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि एवरी वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो नहीं है, बाकी सबके साथ इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया, इससे आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ ये नॉन जीरो बचेगा। तो यहाँ से हमारा आ गया a1 नॉर्म ऑफ x1 x1 एंड दिस इज x1 के नॉर्म का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से हमारी a1 की वैल्यू आ गई ना, a1 क्या आया, a1 आया है y की इनर प्रोडक्ट x1 के साथ एंड बाय नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था कि a1 की वैल्यू यही आनी चाहिए। सिमिलरली आप x2 के साथ करो तो आपको a2 यही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रख लेना, यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2, सबके पीछे 2 लिख दो यहाँ पर। अब हमारा जो सेकंड वाला है दिस इज विल बी नॉन जीरो, तो ये आ जाएगा। तो हमारा जो a2 है वो क्या आएगा, y की इनर प्रोडक्ट x2 के साथ एंड डिवाइड नॉर्म ऑफ x2 का स्क्वायर। तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं xj के साथ इनर प्रोडक्ट कर रही हूं तो हमारे पास aj आ जाएगा, और aj क्या आएगा, aj इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस, है ना। तो यहां से aj इज इक्वल टू y की इनर प्रोडक्ट xj के साथ एंड बाय नॉर्म ऑफ xj का स्क्वायर। तो बस उसने समीशन की फॉर्म में ही लिख रखा है वो, तो समीशन की फॉर्म में आप इसको लिखोगे, यही हमारा आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, बिल्कुल इजी थ्योरम्स है, आपको सिर्फ बिल्कुल अच्छे से ओपन करके लिख देना है इसको, सारे आंसर आ जाएंगे आप। नेक्स्ट थ्योरम और करते हैं। देखो थ्योरम क्या कहती है, लेट W बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V over F, देन W परपेंडिकुलर इज द सबस्पेस ऑफ V over F। हमें बस ये दिखाना है कि जो W परपेंडिकुलर होता है या फिर W ऑर्थोगोनल, दिस विल बी सबस्पेस। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है कि अगर हमें किसी भी सेट को सबस्पेस दिखाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 एलिमेंट लेके चलेंगे एंड वी हैव टू शो कि AU प्लस BV ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस, है ना। अगर आप 2 एलिमेंट लेके चलोगे W परपेंडिकुलर में से या W ऑर्थोगोनल में से, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि AU प्लस BV भी W ऑर्थोगोनल में बिलोंग करता है, देन वी कैन से दैट कि W परपेंडिकुलर या W ऑर्थोगोनल इज द सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस। तो हमने लिया U एंड V बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर, तो W परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या कहती है, V बिलोंग्स टू V सच दैट कि V की U के साथ इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W, है ना। तो देखो U भी और V भी हमारे दोनों के दोनों W परपेंडिकुलर में है, इसका मतलब यहाँ पे ना एक बार W ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। स्मॉल w है ये, U भी और V भी दोनों W परपेंडिकुलर में है, इसका मतलब V की भी इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 होगी और U की भी इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 होगी। आप ध्यान रखना, जैसे ये हमारा वेक्टर स्पेस है और ये हमारे पास W है,
और ये क्या कहता है, W परपेंडिकुलर, सपोज दिस इज W परपेंडिकुलर, तो W का एलिमेंट लिया हमने, जितने भी एलिमेंट्स लोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे W1, W2, WL ली, तो हमने एक बार लिया U, इस U की इन सभी एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। फिर मैंने लिया V की भी इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। तो हमने इस तरह से U और V W ऑर्थोगोनल में से ली है। अब हमें ये दिखाना है कि जब U की भी इनर प्रोडक्ट सभी के साथ 0 है, V की भी इनर प्रोडक्ट सभी के साथ 0 है, तो आई हैव टू शो कि AU प्लस BV भी W परपेंडिकुलर में जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये दिखाना पड़ेगा AU प्लस BV की इनर प्रोडक्ट इन सभी के साथ 0 आएगी। अगर हमने ये दिखा दिया देन दिस वेक्टर बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल। तो हमारा काम क्या है कि इस वेक्टर की इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखानी है। एंड हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है कि U की भी सबके साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, V की भी इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब AU प्लस BV की हमें दिखानी है कि W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, लास्ट वाली, AU W प्लस BV W। फिर हम स्केलर वाली लगा देंगे, स्केलर बाहर आ जाता है, तो A U की W के साथ इनर प्रोडक्ट और B V की W के साथ इनर प्रोडक्ट, वेयर W बिलोंग्स टू W। यहाँ पे भी लिखते रहना साथ साथ में, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। अब ध्यान से देखो, जब U की हर एक W के साथ, U की हर एक W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो ये वाली तो हमेशा ही 0 देगा। सिमिलरली V भी अपना W परपेंडिकुलर में था, तो V की भी W के एवरी एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो हमारे पास A इंटू 0 B इंटू 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने ये दिखा दिया कि AU प्लस BV इस वेक्टर की W के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। दैट मीन्स AU प्लस BV ऑल्सो बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर। और जैसे ये W परपेंडिकुलर में चला गया तो W परपेंडिकुलर या फिर W ऑर्थोगोनल इज द सबस्पेस ऑफ V। तो ये हमारी 3 थ्योरम्स हो चुकी हैं आज। आप यहाँ तक कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में लिखकर। यहाँ तक अपनी सारी रिवीजन भी रखना साथ साथ में, एग्जाम आने वाले हैं ना, तो अपना पिछला भी रिवाइज करते रहो, साथ साथ में ये थ्योरम्स भी लिख लिख के देख लेना सभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।